नमस्कार दोस्तों, अगेन स्वागत है आपका प्रिपेयर विद यस में। पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक, जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अभी जब तक हम पढ़ चुके हैं संसद की वित्तीय समितियाँ, उसमें हम प्रकलन समिति को पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लोक लेखा समिति को। और आज की जो क्लास रहेगी, मैं बता रहा हूँ आपको, वन ऑफ द बेस्ट क्लास रहेगी। अगर आपको पसंद आती है तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लोक लेखा समिति, इस समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहते हैं, किसकी बहन, जुड़वा बहन कहा जाता है? प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? 15 तो लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। संसद की कौन सी पुरानी, कौन सी है वो है ये? यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पुरानी समिति है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष था। कितना? 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? इस समिति के अध्यक्ष को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। कौन होता है इस समिति का अध्यक्ष? विपक्षी दल का नेता होता है। लोक लेखा समिति में राज्य सभा के सदस्य को 6 सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। इट मीन्स जो 7 सदस्य हैं इस समिति में राज्यसभा के, वो इसमें चर्चा या फिर बातें तो कर सकते हैं आके। इस समिति के ऊपर जो बातें होंगी या फिर जो कानून लाएंगे उस पर बात होगी, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट भी हम क्लियर कर चुके हैं कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य को 6 सदस्य माना जाता है। 6 मतलब कि सहायता करने वाला, तथा उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। आई होप आपको ये समिति अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। एक बार हम लोक लेखा समिति के कार्य भी देख लेते हैं। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। इट मींस जो हमारे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ क्या होते हैं, किनका क्या कार्य होता है, उनके द्वारा जो कार्य होते हैं, मतलब ये फाइनेंशियली काम करते हैं कि कितना लेखा जोखा खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है, उसको ये करते हैं। लेकिन वो भी तो गलती कर सकते हैं। उसकी जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। भारत सरकार द्वारा खर्च की गई राशियां को लेखन की जांच करती है। देखिए मैं बता रहा था ना कि जो भारत सरकार खर्च करती है उसकी जांच कौन करती है? यही करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। संसद द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय व्यय की जांच करती है। मतलब व्यय मतलब क्या होता है? खर्च। मतलब जो संसद जो अतिरिक्त खर्च कर रही है, मतलब जरूरत से ज्यादा खर्च कर रही है, उसकी जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट समिति है। क्या करती है? जो संसद ज्यादा पैसे भी खर्च कर रही है उसकी जांच कौन सी समिति करती है? एग्जाम अगर क्वेश्चन पूछ ले तो 50% तो कॉम्पिटिशन से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों की भी जांच करती है। मतलब जो राष्ट्रपति के फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है, मतलब कि वो कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी कितनी कॉस्टिंग आ रही है, या फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया है, इस चीज की भी जांच करती है। ठीक है। संसद द्वारा किए गए, ये हो गया नोट। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है, जिससे कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई हैं उन पर संसद बहस और उन पर प्रभावी कदम उठाए जाएं। मतलब कि देखिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए राष्ट्रपति ने कुछ बेफिजूल खर्च कर दिया और संसद जो अतिरिक्त खर्च कर रहा है उसने भी कुछ खर्च हो गया। ठीक है। और भारत सरकार के द्वारा कुछ खर्च हो रहा है, अतिरिक्त खर्च हो गया। टोटल खर्च मिला के तीनों में खर्च हो रहा है, मतलब कि इसको पता चल रहा है ये तो गलत है, मतलब कि तो ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा को देगी। लोकसभा में इसकी बहस होगी और इस पर जल्द से जल्द
एक्शन लेना होगा। ठीक है, मैं कहने का मतलब यह है कि ये अपनी रिपोर्ट किसको देती है, लोकसभा में, और लोकसभा पर इसकी रिपोर्ट पर बहस होती है, फिर इस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाता है कि इतना खर्च कैसे हो रहा है। आई होप आपको लोक लेखा समिति अच्छे से क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति उसके कार्यों में सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। अरे भैया, ये तो राष्ट्रपति, अब तो यहाँ पर तो तहस नहस हो गए। आर्टिकल 53 में हमने पढ़ा था कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के अंतर्गत होती हैं। तब तो लग रहा था कि काफी पावर होगी राष्ट्रपति पे, लेकिन नहीं। जब तक आप आर्टिकल 53 तक पढ़ोगे तब तक तो आप मानोगे कि राष्ट्रपति में बहुत सारी पावर होती हैं, लेकिन जैसे ही आप आर्टिकल 74 को पढ़ोगे तो यहाँ तो राष्ट्रपति तहस से महस हो जाते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करेंगे, इसका मतलब ये है इस पॉइंट का। तो आई होप आपको आर्टिकल 74 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। देखिए, आर्टिकल 75 के अंतर्गत बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां राष्ट्रपति की सलाह पर होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्य मंत्री भी हैं उन्हें भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इनको राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। देखिए, होता ही है कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो जो अब उनकी मंत्रिपरिषद है, इट मीन्स होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, रेलवे मिनिस्टर, इन सबकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ उसको एक बार देखकर यस करना होता है उन्हें, मतलब कि उन्हें परमिशन देनी होती है, हाँ बना लो। लेकिन चुनता कौन है, वास्तविक चुनता कौन है कि मैं किसको क्या बनाना चाहता हूँ, तो उनको चुनता कौन है, पीएम चुनता है। मतलब कि पीएम ही बताता है कि मुझे किसको क्या बनाना है, राष्ट्रपति तो बस उस पर हाँ भरते हैं। आई होप आपको आर्टिकल 75 डिटेल में एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये पॉइंट निकल के आया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब कि जब ग्रुप में चर्चा होगी तो लोकसभा में होगी, मतलब कि वो रोज लोकसभा के लिए ही उत्तरदायी, मतलब लोकसभा के लिए में ही बात करेगी। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अरे भैया, क्या बता दिया, इसको एक्सप्लेन तो किया ही नहीं। चलो मैं आपको एक बार इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर आप यहीं किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख रहे होते जो कि बुक सॉल्यूशन कराते हैं, माना हमसे अच्छे हैं, वो हमसे भी अच्छा कराते हैं, लेकिन बस वो एक गलती करते हैं, वो आपको ये रीड करके बता के चले जाते हैं। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं आपके अंदर डाउट नहीं छोड़ूंगा। ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इनमें डिफरेंस बताऊंगा, ये क्या करते हैं ये बताऊंगा, और आपके अंदर दिमाग में घुसा दूंगा कि आपको ये दोबारा पढ़ना ना पड़े। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपको एक जो मैंने नोट्स निकाले हैं उसमें जाके समझाता हूँ कि ये 3 मंत्री किस तरह के होते हैं। हाँ, तो चलो अब कर लेते हैं हम। सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मंत्री, जिनसे कि मैं आपको, इन्हें तो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये होते हैं बड़े मंत्री जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं। कहाँ करते हैं, सेंट्रल लेवल पे, मतलब कि पूरे देश को कंट्रोल करते हैं। ये सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। ये सीधे प्रधानमंत्री के साथ नीतिगत फैसले में भाग लेते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभालते हैं। उदाहरण, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री आदि। जैसे कि मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, ये सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। और ये इनका मतलब ये डायरेक्ट इनका उठना बैठना प्रधानमंत्री के साथ होता है, मतलब कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री से इनके कनेक्शन होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इट मीन सबसे बड़े हो गए कैबिनेट मंत्री जो कि सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। बाकी नेक्स्ट अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। नेक्स्ट आ गए राज्य मंत्री, जो कि राज्य लेवल पर काम करेंगे। कहाँ करेंगे, राज्य लेवल पर। ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री कौन से हैं, मैंने आपको बताया था, अभी बताया था, गृह मंत्री, ये सब है, उनकी ये सहायता करते हैं। उनकी सहायता कौन करता है, ये करते हैं। ठीक है, इनका मंत्रालय स्वतंत्र हो सकता है या किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, चाहे तो ये स्वतंत्र रूप होके उनकी हेल्प करें, मतलब कि अपनी रिपोर्ट खुद तैयार करें और उन्हें इनकी हेल्प करें, या तो किसी एक के साथ जुड़ जाए, मतलब मैं आपके साथ काम करूंगा, आपके अधीन आ गया, मतलब कि मैं आपके साथ ही रहूंगा। जैसे कि प्रधानमंत्री के साथ उठना बैठना होता है, तो जो राज्य मंत्री है इनका भी कैबिनेट मंत्री के साथ बैठना उठना हो सकता है। तो उसको बोल सकते हैं कि ये उसके अधीन हो गए, मतलब कि उनके साथ काम करेंगे। आई होप
आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर स्वतंत्र प्रभार हो तो वे सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, मतलब कि अगर इन्हें इतनी स्वतंत्रता मिल जाए, इतनी पावर है, मतलब कि इतनी पहुंच है, तो ये सीधे प्रधानमंत्री से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आ जाते हैं विदेश मंत्रालय में विदेश राज्यपाल मंत्री और विदेश राज्य मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट स्तर के विदेश मंत्री की सहायता करते हैं। मतलब कि एक तो हो गए विदेश राज्य मंत्री और एक हो गए हमारे विदेश मंत्री, तो दोनों तो सेम मतलब डिपार्टमेंट तो सेम है, लेकिन वो राज्य के लेवल का है, वो हमारे पूरे इंडिया के लेवल का है, मतलब कि सेंट्रल लेवल का है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि विदेश मंत्रालय में विदेश राज्य मंत्री होते हैं और जो कैबिनेट के स्तर पर मंत्री की सहायता करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उप मंत्री। देखिए कैबिनेट मंत्री की हेल्प करता है, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनकी हेल्प कौन करता है? राज्य मंत्री। और जो राज्य मंत्री हैं और जो कैबिनेट मंत्री है उन दोनों की हेल्प कौन करता है? वो करता है उप मंत्री। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। किसकी सहायता के लिए होते हैं? राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, इनके पास स्वतंत्र मंत्रालय नहीं होता, मतलब इनके पास स्वतंत्र मंत्रालय नहीं होता। जब इनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है ये जब ही आते हैं और ये सीधे अपने वरिष्ठ मंत्रियों के अधीन काम करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट काम करते हैं, उनके लिए डायरेक्ट उनके काम करते हैं। भारत में अब उप मंत्रियों की नियुक्ति कम होती है, मतलब कि इनकी ज्यादा मतलब नीड नहीं है, तो इनकी नियुक्ति कम होती है। अब बताओ आपको कंटेंट का लेवल कैसा लगा? इससे बढ़िया कंटेंट और इस तरह का समझाना क्या आपको अच्छा लगता है? इस चीज के लिए एक कमेंट तो बन जाए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं इसी तरह मेहनत करूंगा और आपको समझाने के लिए प्रयास करूंगा। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैंने बुक सॉल्यूशन स्टार्ट किया है तो मैं आपको सिर्फ रीड करूं, जो कि मेरी आदत नहीं है। रीड करके मैं चलता जाऊं, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं अगर अपनी तरफ से किसी को समझा पा रहा हूं या मेरी तरफ से कोई समझ पा रहा है तो मुझे उससे अच्छा लगेगा। अगर आप मुझे एक कमेंट भी करेंगे मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। बाकी अगर कंटेंट का लेवल अच्छा लगा हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो ये, मतलब जो मैंने आपको समझाया कि मैंने वो 3 वहां पर पॉइंट आए, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, जिससे कि आपका क्या होगा, अब आपको नेक्स्ट फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कैबिनेट मंत्री होते क्या है, बस वो सुनते हैं हाँ हमने सुना है कैबिनेट मिनिस्ट्री की 74 के अंतर्गत की प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री की साला पर काम करता है, तो वो समझते जाते हैं हाँ मंत्री कैबिनेट मंत्री, लेकिन वो समझते नहीं है कि होते क्या है। तो आई होप मैंने आपको भारत में जो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं किस तरह काम करते हैं, क्या लेवल होता है, किसके अंडर में कौन करता है, सब कुछ क्लियर किया है। बाकी यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना। लाइक के लिए मैं अब नहीं बोलूंगा, अब हम डायरेक्ट अपनी क्लास पे फोकस करेंगे और अच्छे से करेंगे। चलिए मंत्री को हम जो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। मतलब कि लोकसभा को विघटित मतलब कि समाप्त करने की सिफारिश कभी भी कर सकता है। किससे? राष्ट्रपति से कर सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। देखिए ये कुछ डिपार्टमेंट है जो इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री, नीति आयोग एक हो गया इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें बुक में तो सारे इंपॉर्टेंट है। मैं फिर मार्क कर दे रहा हूँ आपको, ये सारे आपको याद करने हैं। और ये मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, क्लास को 2 बार से 3 बार रिपीट कर लेना यहीं पर से, मतलब 10 सेकंड पीछे करके 10 सेकंड करके 2 बार कर लेना। मैं आपको दोबारा अपडेट करता हूँ एक बार। प्रधानमंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री किस किस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होता है। चलिए आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मंत्री परिषद है वो अपनी रिपोर्ट देता है प्रधानमंत्री को, वो बताता है कि वो क्या चल रहा है पूरे भारत में, मतलब कि वो जो कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगे कि मैंने कितने रुपए खर्च करे हैं ये वो। और वो जो कैबिनेट मतलब मंत्री परिषद है वो उसकी सलाह कौन लेता है? राष्ट्रपति। तो मतलब कि क्या हो गया कि और फिर ये दोनों किसको बताते हैं? प्रधानमंत्री को। तो इसका मतलब ये हो गया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की सम्मान की मुख्य कड़ी है। मतलब कि
प्रधानमंत्री के थ्रू ही दोनों की बातें होती हैं, मतलब कि दोनों कनेक्ट कर पाते हैं और एक दूसरे से समझा पाते हैं कि अभी फिलहाल अब इस पॉइंट का मैं सीधे मतलब बताता हूँ। इस पॉइंट मतलब यह है कि अभी फिलहाल देश में कंडीशन क्या चल रही है और क्या चल रहा है जो सुधार जा सकता है या फिर अभी क्या मतलब बढ़िया चल रहा है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आठ, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है अथवा वह त्यागपत्र दे देता है तो मंत्री परिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है और शून्य उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो जो उसने मंत्री नियुक्त किए थे, जो कि जिन्हें की मंत्री परिषद, जो कि मंत्री परिषद के अंतर आते हैं, वो स्वयं ही उनके उनके डिपार्टमेंट स्वयं छूट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, शून्य उत्पन्न हो जाएगा। मतलब कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री था वो रहेगा नहीं अब, क्योंकि प्रधानमंत्री तो है ही नहीं। वो किसके लिए काम करते हैं, वो तो प्रधानमंत्री के लिए काम करते हैं। जब प्रधानमंत्री ही नहीं होगा तो मंत्री परिषद क्या करेगी, तो वो स्वतः मतलब कि स्वयं खुद ही समाप्त हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पीछे भी क्लियर कर चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान व अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। एग्जाम में आपको प्रधान पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री। लोग अध्यक्ष याद कर लेंगे लेकिन प्रधान को याद नहीं करेंगे, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। किसका, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ये तो डिपार्टमेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे। उप मंत्री पद, उप प्रधानमंत्री पद का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे देखिए, राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति होता है, इसी तरह प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें संविधान में इसके बारे में नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री के अलावा कोई उससे बड़ा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उससे छोटे लेवल का या उप प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि उप प्रधानमंत्री का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीतियों को वर्ष 1951 में तात्कालिक प्रधानमंत्री नरसिंह राव के द्वारा घोषित किया गया। देखिए, अब आप बोलोगे कि भैया आपने तो ये सिर्फ रीड कर दिया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनको तो बताया नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। उदारीकरण, उदारीकरण मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लाएगी जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी उसमें भाग ले सके। मतलब कि मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने रोड देखा होगा जहां पर बस चलती हैं, कुछ गवर्नमेंट की चलती हैं, कुछ प्राइवेट चलती हैं। और ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, गवर्नमेंट चाहे तो उनकी गवर्नमेंट की रोड है, ऐसा गवर्नमेंट चाहे तो प्राइवेट को पूरी तरह बंद कर सकती है। मतलब कि प्राइवेट की बस चलने ही नहीं देगी, वो कहेगी मेरे पास पावर है, सिर्फ मैं तो अपनी सरकारी बस चलाने दूंगी। लेकिन उदारीकरण का मतलब यह है कि इसमें दोनों भाग लेते हैं। मतलब कि इतना सिस्टम को, जो पॉलिसी ऐसी बनाएगी, इतनी उदार बनाएगी जिससे कि सबका कल्याण हो। मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इसमें भाग ले और अपना कल्याण कर सके। मोटा मोटा मतलब यही है कि उदारीकरण का, कि इसमें सबका कल्याण हो, सरकार भी उसमें उसमें अपना काम करे और प्राइवेट भी उसमें काम करे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ने निजीकरण को। निजीकरण में ये होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ बनाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर स्कूल्स या फिर ऐसे, उनको क्या करती है, वो प्राइवेट हाथों में देती है जिससे कि वो प्रॉफिट कमाए या कुछ भी करें, गवर्नमेंट दे देती है। गवर्नमेंट बनाती है लेकिन उन्हें दे देती है, तो उसका मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि निजीकरण। मतलब कि सरकारी को निजी करना, मतलब वो सरकारी था पहले, वो निजी हाथों में दे दिया, मतलब कि प्राइवेट के हाथों में दे दिया, अब आप इस पर काम करो। जैसे कि कुछ एयरपोर्ट्स जो गवर्नमेंट बनाती है वो प्राइवेट जैसे अडानी वडानी को दे देती है, उस पर वो अपना मतलब कि अपना कार्य करते हैं, जो भी है वो कमाते हैं जिस तरह। तो क्या करती है गवर्नमेंट, एयरपोर्ट बनाती है, क्योंकि अडानी एयरपोर्ट तो बनाएगा नहीं, तो क्या करती है गवर्नमेंट, तो बनाती है लेकिन वो प्रॉफिट के लिए उसको दे देती है, जिससे कि वो अपने कितना चाहे प्रॉफिट कमाए। तो आपको निजीकरण भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ने हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब यह है कि हमारे बाहरी देशों से संबंध अच्छे बनाना। कैसे देशों से, जो बाहर के देश हैं, हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं, दूर के देश हैं, उनसे संबंध बनाना। मतलब कि इसका मोटा मोटा एक लाइन याद रख लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सरल बनाना। मतलब कि हम किसी देश को कुछ ले सकते हैं और कुछ दे सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सरल बनाना। देखिए, हर चीज भारत प्रोड्यूस, मतलब कि हर चीज भारत उत्पन्न नहीं कर सकता, तो भारत को भी जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है, कई संसाधनों की जरूरत पड़ती है जो कि बाहर के देशों से लाना पड़ता है। तो वैश्वीकरण को इंट्रोड्यूस किया कि आयात निर्यात को इजी बनाया जाए। तो आई होप अच्छे से मैंने एकदम ईमानदारी से आपको ये तीनों पॉइंट एकदम आपके दिमाग में बैठा दूंगी। मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपको ये सब कुछ याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट, ज्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल उनका था। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कब तक रहा था, 16 साल
9 महीने 13 दिन तक रहा था। क्या भैया इंपॉर्टेंट है ये? इंपॉर्टेंट तो बस ये है कि भारत में सबसे लंबे रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपको फिर भी याद करना है तो आप याद कर लीजिए कितना टाइम तक रहे थे, 16 साल तक। ये 9 महीने 13 दिन तक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ रीड कर सकते हो जनरल नॉलेज के लिए। सबसे कम समय तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे थे, 13 दिनों तक। सबसे कम समय तक कौन रहा था प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। और कितने दिनों तक रहे थे? 13 दिनों तक। इनके दिन याद करने पड़ेंगे आपको, 13 दिनों तक। दूसरे क्रम में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री थे, जो सबसे कम कार्यकाल था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ये कुछ जीके के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कौन थी? इंदिरा गांधी। सिंपल, याद है, आपने पढ़ लिया, याद है आपको, और आपको याद है तो फिर आप एग्जाम में कर दोगे, आपके नंबर बन जाएंगे। जब वह पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। किसकी सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए। कहाँ की सदस्य थी जब वह राष्ट्रपति बनी थी, वो प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा की सदस्य थी। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें उनके पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव को मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें होता ही है कि हमें लगता है कि ये गलत है और इसके लिए हमें, जैसे महाभियोग टाइप में, जैसे कि राष्ट्रपति अगर संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रहा है, इसी तरह विश्वनाथ प्रताप भी संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करते हैं, तो उनको हटाने के लिए क्या करते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो सबसे पहले किसके लिए लाया गया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए लाया गया था। आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये तो कुछ डायरेक्ट पॉइंट है जो आपको याद करने हैं, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी तीनों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। वह लाल बहादुर शास्त्री की भारत के बाहर हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में। देखिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनर का, तो मैं तो कह रहा हूँ फेवरेट पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इस वाले पॉइंट में इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी तीनों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। कब हुई थी? उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो कौन थे वो? लाल बहादुर शास्त्री थे। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एच डी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। कौन थे? किसके सदस्य थे? विधानसभा के सदस्य थे। और एच डी गौड़ा ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो विधानसभा के सदस्य थे? तो कौन थे वो? एच डी देवगौड़ा थे। ऐसे ये कुछ डायरेक्ट पॉइंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए सब कुछ तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ बहुत कुछ भी एक्सप्लेन किया जा सकता है जो आपको समझ नहीं आए, लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? तो आप क्या करोगे आंसर? चौधरी चरण सिंह। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, 40 साल के थे जब प्रधानमंत्री बन गए थे। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, वह लगभग 32 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे थे। क्या रहे थे? कैबिनेट मंत्री। कितने साल तक? 32 वर्षों तक, और सबसे लंबा काल माना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब हम जो हमारे भारत में प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री तथा उनके कार्यकाल, उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन एक बन सकता है कि कौन कितना टाइम पीरियड बोल सकता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू रहे थे 1947 से 1964 तक, 1947 से 1964 तक जवाहरलाल नेहरू रहे थे। गुलजार लाल नंदा 1964 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। मतलब कि प्रधानमंत्री की मृत्यु के तुरंत इमरजेंसी में किसी को शासन संभालना होता है तो उसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक कितने साल तक? 2 साल तक रहे थे। हाँ जी, 2 साल तक रहे थे, 1964 से 1966 तक। फिर गुलजार लाल नंदा आए थे जो कि 1966 में आए थे, ये भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। फिर इंदिरा गांधी आती है 1966 से 1977 तक। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई आते हैं जो कि 1977 से 1979 तक रहते हैं। कब से रहते हैं? 1977 से 1979 तक रहते हैं।
उसके बाद आते हैं चरण सिंह। चरण सिंह कब तक रहते हैं? 1979 से 1980 तक। चरण सिंह कब से कब तक रहते हैं? 1980 से 1979 से 1980 तक। आई होप आपको यहाँ तक जो मैंने 7 बताए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट इंदिरा गांधी आती हैं फिर 1980 से 1984 तक। 1980 से 1984 तक। फिर आते हैं राजीव गांधी जो कि 1984 से लेके 1989 तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन रहते हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि 1989 से 1990 तक रहते हैं। कब रहते हैं? 1989 से 1990 तक रहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चंद्रशेखर 1990 से 1991। पीवी नरसिम्हा राव कब तक रहे थे? 1991 से 1996। क्या भैया पूरा 5 साल बीए थे? हाँ भैया पूरा 5 साल तक रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 तक रहे। और एच.डी. देवगौड़ा कब रहे थे? 1996 से 1997 तक। ठीक है। और इंद्र कुमार गुजराल कब तक रहे थे? 1997 से 1998 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी कब तक रहे थे? 1998 से 2004 तक रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। कब तक रहे थे? 2004 से 2014 तक। और मोदी जी कब से हैं? 2014 से अभी तक। 2014 से अभी तक कौन है शासन पे? कौन है? मोदी जी। कितने साल हो गए? 11 लगभग 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। ठीक है। देखिए इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको कुछ ट्रिक बता दूं याद करने के लिए। हाँ, अगर आप इसे थोड़ी देर देखेंगे और अपने मन में बोलना स्टार्ट करेंगे, मतलब स्कैन थेरेपी से, मतलब कि मन में, और मेरी क्लास ले लेंगे, तो हाँ पक्का आपको लगभग 30% तो याद हो जाएंगे। अगर इस चीज को आप 3 से 2 बार रिपीट कर दें अगले दिन तो आपको पक्का याद हो जाएंगे। मैं तो एक बार दोबारा आपको याद कराता हूँ। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक। गुलजार लाल नंदा 1964 तक। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक। गुलजार लाल नंदा 1966। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक। चरण सिंह 1979 से 1980 तक। इंदिरा गांधी 1980 से 1984 तक। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990। चंद्रशेखर 1990 से 1991। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 तक। एच.डी. देवगौड़ा कब रहे थे? 1996 से 1997 तक। इंद्र कुमार गुजराल कब तक रहे थे? 1997 से 1998। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। और 2014 से अब तक कब है? कौन है? नरेंद्र मोदी। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अगर देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि हाँ याद नहीं हुआ तो मैं याद नहीं करूंगा, तो याद तो आपको करना पड़ेगा। बाकी चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। एशियाई खेल व पंचवर्षीय योजना का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा माना जाता है कि किस का? एशियाई खेल व पंचवर्षीय योजनाओं का। एशियाई खेल क्या होते हैं? मतलब एशिया कॉन्टिनेंट के जो भी देश है, एशिया मतलब जो भी देश आते हैं क्या करते हैं? वो खेल ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब कि एक दूसरे से मतलब कंपटीशन होता है। मतलब अमेरिका, इंडिया ये सब आते हैं वहां पर कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से। फिर उनकी एक कंट्री जीती है। वो एक प्लेयर नहीं जीता, पूरी वो कंट्री जीती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एशियाई खेल व पंचवर्षीय योजना के जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। वर्ष 1960 में भारत पाक के मध्य सिंधु समझौता हुआ। देखिए जो सिंधु है जो कि तिब्बत से निकलती है और पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान से होके भारत से होके पाकिस्तान से अरब की खाड़ी में गिरती है। इसमें होता क्या है? जो कि जाती है और उसके बाद इसमें क्या हुआ था कि भारत पाकिस्तान का ज्यादा पार्ट इसके पास है और भारत के पास इसका कम पार्ट है। और पाकिस्तान ने उस पर भी लिमिटेशन लगा रखी है कि मतलब कि सिंधु नदी का जो जल है उस पर भी लिमिटेशन है। हम सिर्फ उससे विद्युत या फिर कुछ ऐसा ही है उस पर बना सकते हैं। मतलब कि ये समझौता हुआ था कि जो सिंधु नदी है उस पर राज किसका होगा। तो ये 1960 में जब ये समझौता हुआ था उसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान को ज्यादा पार्ट मिल गया था, जो कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की एक बहुत बड़ी गलती रह चुकी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यह समझौता किसने कराया था? विश्व बैंक ने, यानी वर्ल्ड बैंक ने कराया था। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसे आपने मार्क नहीं किया और याद नहीं किया तो ये आपकी मूर्खता होगी कि ये समझौता किसने कराया था। ये समझौता विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने कराया था। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट। इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने वर्ष 1971 में भारत रत्न मिला। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अच्छा, मैं कहूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मार्क करोगे? जी हाँ, मार्क कर लेंगे भैया, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए। गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। देख कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंदिरा गांधी क्या कहता है? आयरन लेडी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? वर्ष 69 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है जो प्राइवेट बैंक्स थे उनमें इंडियन गवर्नमेंट, देखिए मैं आपको एक बार इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ राष्ट्रीयकरण होता क्या है। मान लीजिए कुछ प्राइवेट बैंक्स थे, उस टाइम प्राइवेट बैंक होते थे, उनमें भारत ने क्या कहा कि हम इसमें 50% से ज्यादा अपना शेयर देंगे, मतलब कि पैसे लगाएंगे, 50% से ज्यादा शेयर लगाएंगे। जिस भी चीज में अगर गवर्नमेंट 50% से यानी 1% भी ज्यादा लगा देती है तो वो सरकारी चीज हो जाती है, मतलब कि उसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तो राष्ट्रीयकरण से क्या मतलब था कि उनको अपने अंडर में ले लिया, मतलब प्राइवेट से सरकारी के अंडर में ले लिया। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? प्राइवेट से सरकारी के अंडर लेना, और जिसमें कि 50% से ज्यादा की शेयर किसके होते हैं? सरकार के होते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्यों इंदिरा किस लेडी को आयरन लेडी के नाम जाना जाता है? इंदिरा गांधी को। क्या किया था? 1669 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दिया गया था। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? निशान ए पाकिस्तान। कौन सा है? निशान ए पाकिस्तान। और मोरारजी देसाई कौन से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया? निशान ए पाकिस्तान। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान मिला है? तो कौन है वो? मोरारजी देसाई। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कितने इंपॉर्टेंट है, जो कि हम यहाँ कवर कर रहे हैं और कितने लोगों से हम आगे जा रहे हैं कंपटीशन में। चलिए नेक्स्ट, एक सेकेंड। यहाँ पर कुछ आपात उपबंध है, मतलब कि इमरजेंसी के बारे में कुछ बताया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल व्यवस्था की गई है। कितनी? तीन प्रकार की बताई गई है। 3 प्रकार की। कितने? अगर कुछ पूछ रहे आपसे कि भारत में कितने प्रकार की इमरजेंसी लगती है, वो कितनी है? 3 प्रकार की। फर्स्ट आ जाती है आपकी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत है। इसकी घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति द्वारा देश के किसी भाग या पूरे देश में की जाती है। देखिए ये जो राष्ट्रीय आपात है, या तो ये पूरे देश में लगेगा या तो ये किसी पार्ट में लगेगा। जैसे मणिपुर में लगता है, जो मणिपुर में 10 से ज्यादा बार में, या फिर हाँ 10 से ज्यादा बार लग चुका है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया, या तो ये पूरे देश में लगेगा या तो ये किसी एक स्पेशल पार्ट यानी किसी राज्य में लगेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी घोषणा है बाहरी आक्रमण, मतलब कि कोई बाहर से आक्रमण कर रहा है, कोई देश हम पे मतलब हमसे लड़ना चाहता है, तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, मतलब इमरजेंसी लग जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह क्या होता है? सशस्त्र विद्रोह ये होता है, भारत में है हम, लेकिन क्या होता है, हम एक दूसरे को मारने चले जाएं। सशस्त्र मतलब होता है शस्त्र। शस्त्र क्या होते हैं? या तो गन ले लो, डंडा ले लो, या फिर आप भाला ले लो, कुछ भी जो चीज जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, शस्त्र उसे कहते हैं। सशस्त्र विद्रोह होता है कि हम आपस में लड़ने लगे, मतलब कि हम डंडा लेके दूसरे को मारने लगे, उसे सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इससे भी लग सकता है, मतलब कि हम इंडिया में ही लड़ने लगे, दूसरे को मारने लगे, गन ले ली हमने, शस्त्र ले लिए, मतलब कि। तो आई होप 3 पॉइंट क्लियर हो गए। कहाँ लगता है? भारत में या किसी पार्ट में? कब लगता है? या तो भारी आक्रमण में या सशस्त्र विद्रोह में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। क्या किया था? आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। आंतरिक अशांति क्या होती है? आंतरिक अशांति ये होती है कि हमें पता है कि भारत में कुछ गड़बड़ी है। एक सेकेंड में आपको कि मतलब इसमें होता है कि सरकार मतलब कि गिर जाए, या फिर ऐसा लगे कि हाँ कुछ गलत होने वाला है, या फिर ऐसा लग रहा है कि पावर जा सकती है। तो इसमें ये होता है कि आंतरिक अशांति मतलब कि हमारे इंटरनल, मतलब अंदर ही, हमारे भारत में ही कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो उसके लिए उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उस चीज के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है वो, उसको तो गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है। तो इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया गया था सशस्त्र विद्रोह से। सशस्त्र विद्रोह को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में
प्रसंगत किया जा सकता है। देखिए पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा उसकी लिखित सिफारिश कौन करता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में आपको बहुत पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं मंत्रिमंडल क्या होता है। तो उसकी लिखित सिफारिश कौन करता है? मंत्रिमंडल। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायालय में प्रसंगत, मतलब कि जो न्यायालय है वहां पर उस पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि ये क्यों लगाई जा रही है और मतलब क्या दिक्कत है, कि आप उस पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो ये कहाँ किया जा सकता है? ये किया जा सकता है न्यायालय में। आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रीय आपात के समय हमारे मूल अधिकार निलंबन हो जाते हैं, परंतु अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार यानी कि आर्टिकल 20 तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 आपातकाल में प्रभावी रहते हैं। मतलब कि 20 और 21 कभी भी मतलब निलंबन नहीं किए जा सकते। तो मतलब आपने कई बुक्स में पढ़ा होगा, मतलब पढ़ाते होंगे आपको कि जब राष्ट्रपति लगता है तो कौन से आर्टिकल, 2 आर्टिकल हैं जो कभी निलंबन नहीं होते। तो कौन कौन से हैं वो? एक तो 20 हो गया और एक आर्टिकल 21 हो गया, और इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपात की घोषणा, तो यहां तक सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1 माह तक जारी रहती है। यदि संसद के इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दें तो यह 6 माह बढ़ जा सकती है। मतलब कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है कितने टाइम तक रहता है? यह 1 माह तक जारी रहता है। अगर संसद के 2/3 सदस्य इस पर साइन कर देते हैं, मतलब बहुमत प्राप्त हो जाती है, तो ये 6 महीने तक बढ़ सकता है। मतलब कि 6 महीने से बढ़ाया जा सकता है 2/3 की बहुमत से। क्या ये 2/3 की बहुमत टोटल सदस्यों से मिलती है? नहीं। उस टाइम एट अ टाइम, मतलब कि जितने उस सदन में, मतलब या तो लोकसभा में जितने लोग उस टाइम प्रेसिडेंट होंगे उनका 2/3 होता है, ना कि पूरा, क्योंकि पूरे तो कभी प्रेसिडेंट होते नहीं है। तो उस टाइम के जितने होंगे उनके हिसाब से बहुमत प्राप्त होती है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ जा सकता है। मतलब कि जो लोकसभा 5 साल की होती है, आपको पता होगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। तो उसका कार्यकाल 1 साल और बढ़ जाता है। ठीक है, आपातकाल में सबसे पहले आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। मतलब कि बाह्य आक्रमण हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन उस टाइम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहला आपातकाल कब लगा था? 16 अक्टूबर 1962 को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बार आपातकाल पाकिस्तान के युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 में लगा था। कब लगा था? 3 दिसंबर 1971 में। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। और जब तीसरी बार लगा था, जब भी यही राष्ट्रपति थे। तो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कारण 25 जून 1975 को लगाया गया। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। जो तीसरी बार लगा था, इसमें कुछ बताते हैं इंदिरा गांधी ने आंतरिक गड़बड़ी, मतलब उनकी जो उनके चुनाव हुए थे वो सही तरीके से नहीं हुए थे पीएम बनने के, तो उस पर कुछ चर्चा हुई थी। तो उसी के लिए आंतरिक गड़बड़ी, मतलब कि इंटरनल कुछ गड़बड़ हुई थी, तो इसलिए तीसरी बार आपातकाल लगा था। आई होप यहाँ तक मैंने आपको राष्ट्रीय आपात, मतलब कि नेशनल इमरजेंसी, यहाँ तक सब कुछ बता दिया होगा। हम 3 तरह की, हमने बताया था कि 3 तरह की होती है। एक तरह की हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले सेकंड टाइप की, जो कि राज्यों में लगाई जाती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये भी एक तरह की इमरजेंसी होती है जो कि राज्यों में लगाई जाती है। यहाँ पर कंट्रोल राष्ट्रपति के पास चला जाता है, फिर राष्ट्रपति डिसाइड करता है वहां पर क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे। ठीक है, आई होप आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया। इसमें होता क्या है? अनुच्छेद 356 के तहत आती है। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो वह राष्ट्रपति उस राज्य के शासन को अपने हाथों में ले लेता है। मतलब कि राज्यपाल नहीं संभाल पा रहा वहां की कंडीशन कि वहां चल क्या रहा है, और राज्यपाल के बाहर से पावर जा रही है, तो उस पावर को कौन, वहां पर शासन कौन ले लेगा? वहां पर शासन राष्ट्रपति ले लेगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। राज्यों में आपातकाल की अवधि 2 माह की होती है और इसे अधिकतम बढ़ाने के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, तब यह 6 माह बढ़ सकती है। मतलब कि 2 महीने की तो होगी, लेकिन आप इसे बढ़ा सकते हैं हर 6 महीने बढ़ा सकते हैं इसे। मतलब बहुमत लेके, अनुमति लेके 6 महीने तक। इसे कब तक बढ़ा सकते हैं? 3 साल तक, मतलब 5 बार। 6 महीने, 6 पंजे 30, कितने? 6 पंजे 30, यानी 3 साल तक आप इसे बढ़ा सकते हैं, 6 बार, 6 महीने का लेके। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगने की लिए सिफारिश करता है। मतलब राज्यपाल कहता है मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, अब आप कंट्रोल ले लीजिए, मैं सिफारिश कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो कौन देख करता है? वो राज्यपाल करता है। देखिए एकदम स्टोरी वाइज मैं आपको समझा रहा हूँ, और आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल केंद्र के
अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल केंद्र के अभिवक्ता के मतलब सेंट्रल पे काम करता है, कुछ सेंट्रल लेवल पे काम करने लग जाता है, क्योंकि अब तो उसकी पावर तो वहां रही नहीं, इसलिए वो सेंट्रल लेवल पे काम करने लग जाता है। राज्यों में आपातकाल की अवधि अधिकतम 3 साल तक होती है। मैंने बताया था ना आपको कि 6-6 महीने बढ़ा के आप 3 साल तक ले जा सकते हैं, मतलब कि 6-6 महीने की संसद से परमिशन लेके उसे 3 साल तक लगा सकते हैं, मतलब 3 साल के अंडर तो राष्ट्रपति को वहां सब कुछ ठीक करना होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, मतलब कि अगर आपको इससे अधिक टाइम चाहिए तो भाई संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन 3 साल में तो चीजें लगभग ठीक हो जाती हैं। सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ, राज्यों में राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब ऐसा राज्य है जहां लगा था। सर्वाधिक समय तक ऐसा आपातकाल जम्मू कश्मीर में लगा था, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर से वैसे ही हमारा वाद विवाद होता रहता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा टाइम तक लगा था राष्ट्रपति शासन। सबसे ज्यादा टाइम तक कहाँ लगा था? जम्मू कश्मीर में। और सबसे पहले कहाँ लगा था? पंजाब में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। भारत में सर्वाधिक मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तथा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। कहाँ नहीं लगा है? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। और सर्वाधिक बार मणिपुर में कितनी बार? 10 बार। सबसे ज्यादा कहाँ लगा है? मणिपुर में। कितनी बार? 10 बार। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर होगा। राज्य आपातकाल मैंने बता दिया, जहाँ पे की राष्ट्रपति शासन करता है, जहाँ की होता क्या है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। मैंने आपको चीजें डबल रिपीट करके अच्छे समझाया है। बाकी चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं वित्तीय आपातकाल को, मतलब कि फाइनेंशियल आपातकाल। यह आपातकाल तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि देश की वित्तीय साख खतरे में है, मतलब कि फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है, मतलब पैसों की कुछ दिक्कत आ गई हमारे इंडिया में। तो कब लगता है वित्तीय आपातकाल? ये लगता है जब उसको राष्ट्रपति को लगने लगता है कि हाँ कुछ दिक्कत है। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति करना आवश्यक है। मतलब कि अगर वित्तीय आपातकाल लगता है तो जो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो 2 महीने में आपको उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। 2 महीने में आपको उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। इस आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथा यह भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। देखिए सबसे अच्छी बात, भारत में एक बार भी नहीं लगा। कोई टाइम ये नहीं पता कि कितने टाइम तक, ये तो पता है कि 2 महीने तक लगता है, लेकिन ये नहीं पता कि 2 महीने से ज्यादा अधिकतम टाइम तक कब तक लगेगा। देखिए यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय आपातकाल को, मतलब कि नेशनल इमरजेंसी को भी यहाँ तक हम खत्म कर चुके हैं। 3 तरह की इमरजेंसी हम खत्म कर चुके हैं। बाकी का हम नेक्स्ट कल से स्टार्ट करेंगे, और कल हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ कराऊंगा, एकदम आपको क्लास में सब कुछ याद करा दूंगा। बाकी कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं। पीडीएफ के लिए मैंने टेलीग्राम लिंक हमारे चैनल के बायो में और मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने येलो बुक और जो लेटेस्ट आरडब्ल्यू की सारी बुक्स हैं मैंने अपलोड कर दी हैं, सारी अपडेट कर दी हैं। वहां से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको वहां पर अपडेट करता हूँ बुक, और कोई भी फ्यूचर में बुक आती है मैं पक्का आपको जल्द से जल्द वहां पर अपलोड कर दूंगा। जब तक के लिए क्लास कैसी लगी है जरूर बताना। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, ध्यान रखें अपना, बाय बाय।